हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ की टेस्ट सीरीज नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे हम आज सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट लाइक कर दीजिए। इससे पहली टेस्ट सीरीज चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज मिनी यूरोप? तो यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जिसका नाम या जिसे हम लघु यूरोप की संज्ञा देते हैं, ये है फ्रांस। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन की, तो ये खाद्यान्न उत्पादन या अनाज उत्पादन में एक आत्मनिर्भर देश कहा जाता है। इसकी अधिकांश पॉपुलेशन जो है कृषि में लगी हुई है और ये कृषि प्रधान देश होने की वजह से इसे हम किसानों का देश भी कहते हैं। तो दो सवाल यहाँ से हुए आपके कि किस देश को किसानों का देश कहते हैं और कौन सा देश ही लघु यूरोप कहलाता है। तो आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी आप जानते हैं, ये है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कनाडा में वनों की लकड़ियां काटने वालों को क्या कहा जाता है? अगर हम कनाडा को देखें तो कनाडा के जो क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्से पर वन पाए जाते हैं। यानी जो कनाडा का क्षेत्रफल है उसके लगभग 40% हिस्से पर वन पाए जाते हैं और ज़्यादातर वन जो वहाँ पर शंकुधारी वन है। और इन वनों को काटने से जो वहाँ कागज़ है और लुगदी है, जो रेशा, ये सब तैयार किया जाता है। और जो लोग इन वनों को काटते हैं यहाँ पर कनाडा में, ये कहलाते हैं लंबरजैक। ऑप्शन बी। तो लंबरजैक कनाडा में वनों की लकड़ियाँ काटने वाले लोगों को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि फजेंडा किसे कहा जाता है? फजेंडा, तो जैसे कॉफ़ी के बागान होते हैं, कॉफ़ी के जो गार्डन होते हैं, कॉफ़ी के जो बाग होते हैं, जिसे आप कहवा कहते हैं, ब्राज़ील के अंदर कहवा के बागानों को ही फजेंडा कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के गार्डन है या कॉफ़ी के बाग होते हैं उन्हीं को हम फजेंडा कहते हैं। और लंबरजैक जो कनाडा में वनों की लकड़ियाँ काटते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सिमूम और इसको मैच किया है किससे? अरब के रेगिस्तान से। अगर सिमूम की बात करें तो सिमूम अरब के रेगिस्तान में या अरेबियन पेनिनसुला में चलने वाली ये गर्म और शुष्क हवा को कहते हैं। इसमें रेत की आंधियाँ चलती हैं और रेत की आंधी चलने की वजह से यहाँ आप देख पाने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होती, यानी दृश्यता वहाँ खत्म हो जाती है इन रेत की आंधियों की चलने की वजह से। और ये सिमूम नाम की एक हवा होती है जो अरब के रेगिस्तान में बहती है। ये बिल्कुल मैच्ड है। अगर हम बात करें टेम्पोरल की, टेम्पोरल जो है मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवा है। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवा है, ना कि जापान में। तो ये गलत हो जाता है। अगर हम सामुन की बात करें तो सामुन जो है इराक और इराक की जो कुर्दिस्तान वाला एरिया है इसमें चलने वाली वहाँ की लोकल विंड है। और अगर सिस्टन की बात करें तो सिस्टन पूर्वी ईरान में जो ग्रीष्मकाल में बहने वाली बहुत तेज़ हवा है उसको कहते हैं। ये भी मैच्ड है। अगर इसमें बोला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो आंसर इसका बी हो जाएगा, टेम्पोरल, ये मध्य अमेरिका से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सागरीय जलधाराओं की जो उत्पत्ति है और उनकी गति को प्रभावित करने हेतु कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं? तो विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन एंड द स्पीड ऑफ ओशियनिक करंट? तो सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को जो प्रभावित करने के लिए एक तो पृथ्वी का परिभ्रमण है, ठीक है, परिभ्रमण रहेगा। दूसरा इसमें गुरुत्वाकर्षण भी रहेगा। तीसरा तापक्रम, टेम्परेचर, और ये वेपराइजेशन, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो सागरीय जलधाराएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है या आपको बताना है वार्म करंट इनमें से कौन सी है? तो देखिए, अयोशिवो जो है, अयोशिवो जलधारा को हम क्यूराइल की जलधारा भी कहते हैं। इसको कहते हैं क्यूराइल की जलधारा और ये एक ठंडी जलधारा है। और कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये भी एक ठंडी जलधारा है। दूसरा अगर हम बात करें हैबोल्ट धारा को भी, जो ये हम्बोल्ट जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा को पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक ठंडी जलधारा है। जबकि अगर लास्ट ऑप्शन को देखें क्योशिवो, क्योरोशिवो है एक्चुअली इसका पूरा नाम, ये मिस है, क्योरोशिवो। तो क्यूरोशिवो धारा ये एक गर्म जलधारा है, इसको याद रखेंगे। और ये तीनों जलधाराएं जो हैं इनको भी याद रखेंगे, ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं और ये ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम पहले बात करें पापुआन की,
पापुआन, इससे पेरू को मैच किया गया है। अब ये हैं क्या क्या, इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पापुआन जो है ये प्रशांत महासागर में जो एक द्वीप है, आइलैंड है, जिसे हम कहते हैं पपाया न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक प्रजाति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या, पापुआन। पापुआन जनजाति ये पपाया न्यू गिनी में पाई जाती है और इसकी जो मेन अर्थव्यवस्था है या जिस पर ये लोग वर्क करते हैं वो है, इनका आधारभूत कार्य क्या है, कृषि और पशुपालन है जो पापुआन है। तो पापुआन कहाँ की है, ये पपाया न्यू गिनी की, ना कि पेरू की, तो ये सुमेलित नहीं है। अगर हम बुशमैन की बात कर रहे हैं तो देखिए बुशमैन दक्षिण अफ्रीका का जो कालाहारी डेजर्ट है, जो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका का, उसमें निवास करने वाली जनजाति को बुशमैन कहते हैं। ये तो मैच है। अगर हम बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि दीमक को, जो दीमक होती है, दीमक को जो है बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। दीमक को बुशमैन का चावल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हम पूनन की बात करें तो पूनन जो है ये मध्य बोर्निया में रहने वाली जनजाति है। ठीक है, पूनन जो है मध्य बोर्निया में रहने वाली एक जनजाति है। कृषि और वनों से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उन पर ये अपना जीवन निर्भर, पूरा जीवन, इनका जीवन निर्भर उसी पर रहता है। अगर हम बात करें खिरगीज की तो खिरगीज जो है मध्य एशिया में जो किर्गिस्तान में पामीर का पठान है और तिएन शान पर्वतमाला के क्षेत्र में निवास करती हैं ये, तो ये सेंट्रल एशिया से हैं। ये बाकी ऑलरेडी ये मैच्ड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मैच नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में यहाँ देश दिए हुए हैं और इन देशों के उपनाम हैं, यानी टाइटल हैं, कौन से देश को किस नाम से, किस टाइटल से जाना जाता है। तो पहले ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ये है म्यांमार। म्यांमार को क्या कहा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, इनके टाइटल हैं देशों के। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा ए का सेकंड। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और नेपीता जो है, नेपीता यहाँ की राजधानी है, ये भी याद रखेंगे, म्यांमार की राजधानी। अगर आपसे पूछे भारत, म्यांमार जो है भारत के किस हिस्से में या भारत के किस दिशा में है, ये तो पूरब में स्थित है। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान को जो है निप्पन भी कहा जाता है। जापान को ही सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है, क्योंकि जापान में ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है। ठीक है, जापान को निप्पन भी कहते हैं, सूर्य उदय का देश भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और इसको सुकुमार फूलों का देश भी कहते हैं और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी जापान को ही कहते हैं। जापान की राजधानी आप जानते हैं टोक्यो है। नेक्स्ट चलेंगे, और इसमें ये भी पूछता है कि जापान के प्रमुख 4 आइलैंड कौन से हैं, तो ये होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये 4 महाद्वीप के बारे में अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। अब बात करते हैं इन, देखिए यहाँ पर फिनलैंड का नंबर आता है। फिनलैंड जो है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। तो यहाँ पर फिनलैंड में जो एक्चुअली 50,000 झीलों से ज़्यादा यहाँ पर जो है निर्माण हुआ है, 50,000 से ज़्यादा झीलों का निर्माण हुआ है फिनलैंड के अंदर, जिसके कारण फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। तो ये फिनलैंड हो गया इससे मैच। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान को कहा जाता है आर्यों का देश। ईरान को कहा जाता है क्या, आर्यों का देश। यहाँ के जो अधिकतर निवासी हैं वो आर्य मूल के हैं, जो मध्य एशिया से आए थे। और ईरान की राजधानी कौन सी है, तेहरान। तो इस तरह से आप अब मैच कर सकते हैं आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। तो भारत का आप ये जानते हैं ये गुजरात है, और ये भारत का पूर्वी तट है, और ये पश्चिमी तट है। बताना है आपको जो यहाँ पर बंदरगाह, यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट पर जो अवस्थित नहीं है, यानी आपको जाहिर सी बात है पूर्वी तट के किसी बंदरगाह को बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है कांडला। यहाँ पर कांडला है, ये गुजरात में ज्वारीय बंदरगाह है। मरमू गोवा की बात करें, ये कांडला यहाँ पर है, मरमू गोवा ये गोवा का एक बंदरगाह है। और अगर आप बात करें मुंबई बंदरगाह की, तो ये मुंबई बंदरगाह भी यहीं पर है, यानी ये पश्चिमी तट पर हैं तीनों। और अगर आप बात कर रहे हैं पारादीप की, तो पारादीप ये है इस साइड में स्थित, यहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर, तो पारादीप बंदरगाह कटक उड़ीसा से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारादीप। ऑप्शन सी पारादीप जो है ये पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं, जबकि ये पूर्वी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं हैं।
पहले ऑप्शन में देखिए बुक्सा है, बुक्सा उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये जनजातियाँ दी हुई हैं और ये जनजातियाँ कहाँ किस स्टेट को बिलोंग करती हैं वो स्टेट सामने है, आपको बताना है। तो बुक्सा जनजाति की अगर हम बात करें तो बुक्सा जनजाति उत्तराखंड की ही एक जनजाति है जो नैनीताल में, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून इन जिलों में पाई जाती है। ये लोग हिंदी बोलते हैं और ये जो है हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदुओं की तरह इनमें भी जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। तो ये तो बिल्कुल मैच्ड है। अगर आप बात करें खरवार की, तो जो खरवार जनजाति है ये उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर ज़िला है वहाँ निवास करती है, तो ये मैच्ड नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अगली, मारिया जो है, मारिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो हिंदवाड़ा है, जबलपुर है और बिलासपुर ज़िले में रहने वाली एक जनजाति है। और जो गरासिया है जनजाति है ये एक्चुअली मीना और भील के बाद राजस्थान की तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जनजाति कही जाती है। तो ये जनजाति दक्षिणी राजस्थान में रहती है। और यहाँ पर अब क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। तो ये खारवार जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर परियोजनाएं हैं सूची 1 में और सूची 2 में। ये परियोजनाएं किस राज्य में हैं आपको मैच करना है। अगर नागार्जुन परियोजना की बात करें तो नागार्जुन परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। ये परियोजना, इसको 4 से मैच करेंगे। किस रिवर पे बनी हुई है ये, कृष्णा नदी पर ये बनी हुई है। श्रावती परियोजना कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में जो जोग या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात है इस पर बनाई हुई है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको मैच करेंगे 3 से। नाप्ता झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, किन्नौर जिले में है, सतलज नदी पर बनी हुई है। और नेक्स्ट है उरी सेकंड, ये उरी सेकंड है। उरी सेकंड परियोजना जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं 4, 3, 2, 1 ABCD में आपने इस तरह से मैच किया है। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपाती न्याय इससे क्या तात्पर्य है। अनुपाती न्याय से क्या तात्पर्य है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल जस्टिस। प्रोपोर्शनल जस्टिस या अनुपाती न्याय से क्या तात्पर्य है। एक्चुअली जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिले जुले रूप को ही क्या कहते हैं हम, अनुपाती न्याय। जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो कॉम्बिनेशन है यही कहलाता है क्या, अनुपाती न्याय या प्रोपोर्शनल जस्टिस। अब इसमें सामाजिक न्याय का क्या मतलब है, तो सामाजिक न्याय का मतलब इसको आप जानते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसका रंग, उसका धर्म, उसके लिंग के आधार पर बिना भेद भाव किए जो है एक समान व्यवहार करना, ये सामाजिक न्याय में आता है, सोशल जस्टिस में आता है। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें, इकोनॉमिक जस्टिस की, तो इसमें संपदा है, संपत्ति है और आय की जो विषमताएं हैं इसको दूर करके सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये इकोनॉमिक जस्टिस में आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। जो उच्च न्यायालय है, इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाए जाने की जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और क्या क्या लिया गया है यहाँ से, फंडामेंटल राइट्स भी लिए गए हैं, मूल अधिकार, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी वहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पोस्ट भी यहीं से, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी USA के संविधान से लिया गया है। तो ये भी अलग अलग क्वेश्चन में 5 तरह के जो हमने डिस्कस किए हैं इनको भी पूछ सकता है आपसे। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, जो संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश की है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन की है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व भी वहीं से लिया है। ठीक है, तो याद रखिए एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहाँ से ली है सॉरी ब्रिटेन से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो प्रस्तावना है हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल, उसकी भाषा हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जिसे आप कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। शक्तियों का विभाजन और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन प्रणाली ली है। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति भी यहीं से ली है। चलिए ये हो गए आपके ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया है, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया जा चुका है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं हैं। सिक्स्थ शेड्यूल जो है इसमें
असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में यहाँ पर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमने कौन कौन से देखे, एक तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये हैं इस छठी अनुसूची में वर्णित राज्य। इनके यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला है प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष। तो यहाँ पर इधर कमेटी है और ये इधर अध्यक्ष बताए हुए हैं। ठीक है, तो जब संविधान सभा के टाइम के दौरान ही ये समितियाँ थी बहुत सारी, उनके अध्यक्ष पे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं ये BR अम्बेडकर हैं, ये सही मैच्ड है, सुमेलित है ये। अगर आप बात करें मौलिक अधिकार उप समिति की, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, यहाँ पर ये मैच नहीं है तो JB कृपलानी करेंगे यहाँ पर इसका आंसर। तो ये सुमेलित नहीं है, यहाँ से आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो अब इसमें देखिए, और यहाँ पर प्रक्रिया नियम समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, और ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बाकी ऑलरेडी मैच्ड है। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा ये कहे जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, भारत के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। यानी आपको भाग 3 की ये बात कर रहा है। अगर ऑप्शन में आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 दे तो भाग 3 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का, तो ये है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो संविधान के भाग 3 में यानी मौलिक अधिकारों को बताया गया, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद दिए हैं और अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख लीजिए इसको। जैसे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 किसकी बात करता है। आर्टिकल 20 में किसी भी अपराधी के अपराध हेतु जो है दोष सिद्धि के संबंध में बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 20, आर्टिकल 20 है अपराधों की दोष सिद्धि हेतु संबंध है। आर्टिकल 21 की अगर आप बात करें, आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ये आप इसको मैच करेंगे। आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो भाषा है, लिपि है और उनकी संस्कृति को सुरक्षित करना है। आर्टिकल 30 की अगर आप बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के लिए ये इससे संबंधित है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले देखिए, जो भी लोकसभा में जो भी पार्टी लोकसभा में जीतती है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जितने भी सांसद होंगे, उनमें से जो है एक वरिष्ठतम सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट व्यक्ति को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, उसको बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि बाकी जितने भी सदस्य होते हैं उनको उनके पद की शपथ दिला देता है। जैसे 17वीं लोकसभा अभी चल रही है, 17वीं लोकसभा 2019 का प्रोटेम स्पीकर जो मध्य प्रदेश के जो टीकमगढ़ के भाजपा सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप, ये करंट अफेयर से ऐड हो गया। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। और ये भी याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर शब्द का इस्तेमाल कहीं भी संविधान में नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशनल है, ये एक परंपरा है, व्यवहार में इसको लेकर के आ रहे हैं काफ़ी पहले से हम, तो ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप जानते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, इशू करते हैं, वो किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 123 भारत के राष्ट्रपति को जो है, जब कभी संसद के जो सेशंस होते हैं वो नहीं चल रहे हों, उस वक्त अगर कोई कानून बनाना ज़रूरी हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से ज़रूरी जो है उस कानून को बना सकते हैं। तो ये टेम्पोररी कानून कहलाता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत होती है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है, या आप कह सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके चुनाव के वोटर्स कौन है उसके, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, इसके दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, सिंपल। ठीक है, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। जबकि अगर राष्ट्रपति की बात करें, इस क्वेश्चन में अगर आता कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, इनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, यहाँ पर सभी लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 5 में वर्णित हैं। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें, इस पहले कथन की, तो ये गलत है, क्योंकि भारत के संविधान का जो भाग 4A है, भाग 4A है, ये बात करता है किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। एक्चुअली शुरुआत में संविधान का ये भाग नहीं था, इसको बाद में ही जोड़ा गया था, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और इसमें समिति जो बनी थी, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें जो है, अब जो है, इसमें जब ये पार्ट 4 जोड़ा गया था, शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी भारत के नागरिकों की, जो है 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक और ऐड किया गया। वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में हैं। 42वें संविधान 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो इसका केवल 2 आंसर सही रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है, ये कहाँ बताया हुआ है। तो अगर इसको आपसे पूछे किस पार्ट में है, तो ये भाग होगा 20, भाग या पार्ट 20 में है, और आर्टिकल 368 भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को जो है संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। तो एक सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत के संविधान को कौन संशोधित कर सकता है, तो आंसर होगा संसद कर सकती है। और ये शक्ति उसे कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 368 से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम की विशेषताएं होती हैं। तो अगर हम बात करें ड्यूअल गवर्नमेंट की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो है सर्वोच्चता की, या स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारे फीचर्स होते हैं एक फेडरल सिस्टम के। तो इसमें ये चारों सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन करने की बात की गई है। इसको हमने पहली टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था, कई बार इसको बता चुके हैं, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हमने कल बहुत सारे देखे थे। तो इसको अब आप कर सकते हैं, पहले से भी जानते हैं इसको आप। ये है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। तो देखिए, हर 5वें वर्ष जो है, हर 5वें वर्ष गठन किया जाता है फाइनेंस कमीशन का राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसकी सिफारिशें 2020 से लेकर 2025 तक की गई हैं, और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, यह आपको याद है। अगर आर्टिकल 256 की बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को और उस राज्य के जो विद्यमान कानून हैं उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए जो है केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश इसमें दिए जाते हैं आर्टिकल 256 में। आर्टिकल 242 में संघ या राज्य की जो लोक प्रायोजन के लिए कोई भी अनुदान है, उसके लिए इसमें जो है अनुदानों से संबंधित सारे मामले लिखे हुए हैं आर्टिकल 282 में। आर्टिकल 300 में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित समितियों में से या आयोगों में से कौन से सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी केंद्र राज्य संबंधों से कौन सी संबंधित नहीं है। भाई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपके एग्जाम में। तो केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। जैसे इसमें अगर हम बात करें, राज मन्नार समिति की साल 1969 में आई थी। राज मन्नार समिति, इनके वर्ष भी पूछ लेता है। सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग 1983 में आई थी।
और एम एन पुंछी जो आयोग था ये 2007 में आया था। इन सब का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की दिनेश गोस्वामी समिति, एक और समिति थी जिसका नाम था ताराकुंड समिति, और एक और थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति, ताराकुंड समिति, सॉरी ताराकुंड नहीं, तारकुंड समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये समिति इनका संबंध था चुनाव सुधारों के लिए। ठीक है, चुनाव सुधारों से संबंधित थी ये समितियां। और अगर हम इन तीनों की बात करें, राज मन्नार सरकारिया और एम पुंछी, ये तीनों संबंधित थे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। ये डायरेक्टली आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पहले भी आपको करवा चुके हैं। तो इसमें देखिए जो भारत का संविधान है उसमें जो भाग 11 है, भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं इसके? एक तो विधायी संबंध है, दूसरा प्रशासनिक संबंध है, तीसरा वित्तीय संबंध है। तो जो इसका दूसरा वाला पहला वाला जैसे विधायी संबंध है, विधायी संबंध जो है आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में विधायी संबंध हैं जो राज्यों और केंद्र के बीच में है। तो इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है 250। आर्टिकल 250 में बात की गई है कि संसद जो है आपातकाल की स्थिति में जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर भी कानून बना सकती है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकारें ही या राज्य ही अपने अपने राज्यों में वहाँ के हिसाब से कानून बना सकती हैं, लेकिन ये फैसिलिटी एक स्पेशल आर्टिकल 250 के तहत किसको दी गई है? केंद्र को भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिए हुए अनुच्छेद और उसमें सूची 2 में इसके प्रावधान दिए हुए हैं। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, इसको आप जानते हैं आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं। तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में। अगर आप बात करें आर्टिकल 262 की, इससे पहले आप एक और आर्टिकल है आर्टिकल 352। आर्टिकल 362 में बात की गई है किसकी? ये बात की गई है नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपातकाल की। आर्टिकल 262, तो देखिए इसमें जो है 262 में और 263 में, इसमें देखिए अगर हम आर्टिकल 262 की बात करें, ये सारे आर्टिकल्स आपको करवाए गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों आर्टिकल। इसमें 262 जो है, इसमें जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं इससे संबंधित है ये। इसमें क्या होता है, जो संसद विधि के द्वारा जो अंतर्राज्यीय नदियाँ होती हैं, नदी घाटी, और उनके जल के प्रयोग को लेकर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, नियंत्रण को लेकर, या जल नदी विवादों को शिकायत के लिए जो है इस आर्टिकल में बताया गया सारी बातें 262 में। 263 है ये आर्टिकल, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ 263 आर्टिकल में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की गई है, अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में। तो ये आपको मैच कर लेंगे अब आप इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी हमने कई बार करवाया है आपको। तो संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के गठन से लेकर उसकी स्वतंत्रता, उसकी शक्तियाँ, उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसी में आर्टिकल 231 एक आता है। आर्टिकल 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल्स के माध्यम से दिया गया है। जैसे आप जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को 370 के तहत स्पेशल उसको जो है एक तरीके से ट्रीट किया जाता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है अब। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत के जिसमें मिजोरम भी है। तो मिजोरम जो है वो 371G, ऑप्शन बी 371G के तहत स्पेशल प्रोविजंस मिजोरम राज्य के लिए किए गए हैं। तो 300, अब आप देखेंगे कि अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र, गुजरात राज्य को, ठीक है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। वहीं अगर 371 के का या ए से लेकर के BA, BC, DD, EF, G तक, यहाँ तक अलग अलग स्टेट्स को दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसी में एक आता है जो मिजोरम के लिए पूछा है, तो अनुच्छेद 371 का जी में या 371 के छा में जो है मिजोरम की बात की गई है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या वर्णित किया गया है?
तो इसका आंसर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि ये संबंधित है किससे, हिंदी भाषा से। तो इसमें जो है संविधान का भाग 17 है, उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 351 में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगर आप बात करें चार्टर अधिनियम 1833 की, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखिए, धन विधेयक मनी बिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पहला कथन है, राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी धन विधेयक को पुनर्स्थापित या पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस में इसको परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 110 में बात की गई है धन विधेयक की, मनी बिल की। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। राज्यसभा अधिकतम मैक्सिमम उसको 14 दिन तक, 14 डेज तक ही रोक कर रख सकती है अपने पास। साथ ही राज्यसभा में विधेयक में संशोधन के हेतु अगर वो कुछ सुझाव देती भी है, उसको स्वीकार करना है ना करना है लोकसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो धन विधेयक संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई इसमें अवसर ही नहीं होता है, इसलिए इसमें संयुक्त बैठक का भी कोई उपबंध नहीं है। अब इसमें जो है, इसमें राज्यसभा अधिकतम 1 माह के लिए इसको रोक सकती है। गलत, 1 माह नहीं, सिर्फ 14 डेज तक इसके लिए रोक सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है ना तो दूसरा ही सही है। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देश में जो वन्य जीव है, हमारे वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा के लिए, तस्करी के लिए जो अवैध शिकार होते हैं, और वनों के जो उत्पाद हैं, जो फॉरेस्ट से निकलती हैं प्रोडक्ट, उन सब के अवैध व्यापार को कंट्रोल करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था साल 1972 में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम अपना, ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जितनी भी जानकारी है वो आप यहाँ पर रखेंगे अपने पास में। NGT इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये जो है पर्यावरण संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, वनों और पर्यावरण संरक्षण के मामलों का निपटारा करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अक्टूबर 2010। इससे ज़्यादा वर्ष इंपॉर्टेंट है। वर्ष आपसे पूछेगा आपसे एग्जाम में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसको जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या इसकी जो है स्थापना की गई थी 2010 में। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को जो है एक तरीके से उच्च न्यायालय का दर्जा मिला हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, ये भी याद रखेंगे। ये हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके 4 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके 4 रीजनल ऑफिसेस कहाँ पर हैं? एक तो भोपाल में बनाया गया, दूसरा पुणे में, तीसरा कोलकाता में, और एक चेन्नई में। तो जो कंपनी, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, पर्यावरण कानूनों का जो उल्लंघन करती हैं, ठीक है, उनके लिए कानून इसमें बने हुए हैं, उनकी देखरेख यही करती है। तो पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जो है 3 साल तक के जो है कारावास, 10 करोड़ तक का जुर्माना, और यहाँ तक बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही हम इसके जितनी भी इसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री है वो भी साथ साथ में लेके चलेंगे। अगर हम बात करें ये कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन ये तो आता है कि ये 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक पहल है। ये भी इसमें स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है। इसका निर्णय लिया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन साल 1972 में हुआ था वो। इसमें पहला पर्यावरण दिवस साल 1974 को मनाया गया। ऑप्शन बी,
एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। वहीं पर डिसीजन लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन 1972 में नहीं मनाया गया, 73 में नहीं, शुरुआत में सबसे पहली बार 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हर साल जो है इसकी एक थीम होती है और इसको एक देश होस्ट करता है इस दिवस को। अब हम बात करते हैं साल 2020 की, यानी पिछले महीने में जो 5 जून गया है, इसको विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसका आंसर रहेगा कोलंबिया। कोलंबिया ने, इसको याद रखेंगे, कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की मेजबानी की थी और इसका थीम क्या रखा गया है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। याद रखेंगे, जैव विविधता 2020 का थीम था, जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में मिलेगा आपको लिखा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसमें 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, वायु प्रदूषण, ठीक है, उसको भी 2019 वाला भी आप याद रखेंगे, जो कि चाइना ने मेजबानी की थी उसकी, और उससे पहले जो है भारत ने की थी। इसमें भारत ने 2018 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी थी। इतना पीछे नहीं जाएगा फिलहाल, तो यहाँ ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये इसका करंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चांसेस मेजबान देश और ये जैव विविधता, इसका थीम 2020 का पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। UNEP, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या फिर इसी को आप हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना साल 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केनिया में है। आपको पहले स्टेटमेंट को बताना है सही है कि नहीं। तो UNEP का गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक स्टॉकहोम वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मानव पर्यावरण पर, जिसकी बात हमने अभी पीछे की थी, साल 1972 में हुई थी और इसी में ही UNEP का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया था नैरोबी केनिया में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है अलग अलग क्वेश्चन में। और अगर हम बात करें अगले की, IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो IUCN क्या करता है, ये जो सभी देशों में संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं उनकी एक सूची तैयार करता है। उसी सूची को हम कहते हैं रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट। एक सवाल आता है कि रेड डेटा लिस्ट या रेड बुक या लाल सूची कौन जारी करता है, आंसर होगा IUCN। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड में कहाँ, ग्लैंड में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं इस हिसाब से, 1 और 2 दोनों इसका आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को आप जानते हैं मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ये नाइट्रेट की फॉर्म में, ये नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों से इसको अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन डी नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों तरह के कंपोनेंट्स यानी घटक होते हैं। तो जो जीवमंडल है आप जानते हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसमें जैविक और अजैविक का मतलब होता है, देखिए इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब का कंपोजिशन रहता है, ठीक है, दोनों ही। इसमें तो स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। संपूर्ण जैव मंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। इकोसिस्टम क्या होते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, तो आप जानते हैं, देखिए हम क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जीव जंतु, देखिए बहुत सारे जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो हमारे चारों ओर लिविंग और नॉन लिविंग का एक जाल बना हुआ है, जैसे सूर्य हैं, पेड़ पौधे, ये सब मिक्सअप है चारों तरफ, ठीक है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। इनके बीच में जो इंट्रैक्शन आपस में होता है, इनकी परस्पर क्रिया को ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैव मंडल में क्या होता है, जैव मंडल में बायोस्फीयर में ये तीनों चीज़, एक तो इसमें क्या रहेगी, एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है, लिथोस्फीयर रहेगा, हाइड्रोस्फीयर, मतलब जनमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों से ही एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो जैव मंडल कहलाते हैं। और जैव मंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बोल रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है परस्पर क्रियाएं होती हैं किसके बीच में, जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसको ज़्यादा आपको समझना है, इन्वायरमेंट के कोर्स में बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है पहले ही, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तुरंत कैच कर लेंगे अभी इसको यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, बताना है कौन सा है। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते क्या हैं, तो ये जो है ऐसे प्रदूषक
ऐसे प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं जो अपने मूल रूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डीडीटी है, प्लास्टिक है, ये ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रदूषित करते हैं पर्यावरण को। ठीक है, जैसे अब इसमें जो है, अब इसमें और कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और बहुत सारे भी इसमें पार्टिकल्स ऐसे आते हैं जो कि प्राथमिक प्रदूषण होते हैं। जबकि अगर हम बात करें पैन की, ये पैन है, ये इंपॉर्टेंट है। पैन इसको बोलते हैं पैरोक्सी, इसको बोलते हैं हम पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, सल्फर ट्राई ऑक्साइड या SO3 इसका नाम है, और एक होता है NO2। ये सब क्या है? द्वितीयक प्रदूषण है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहे जाते हैं। और इसमें आप और ऐड करेंगे एक ओजोन, ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन इसका ए सही। तो पैन, SO3, NO2, O3 ये सब द्वितीयक प्रदूषण डायरेक्टली पूछता है द्वितीयक के नाम से भी, या प्राथमिक नहीं है पूछा है। तो प्राथमिक में कौन कौन से हो जाएंगे ये भी आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, DDT, प्लास्टिक वगैरह ये प्राथमिक में आते हैं। और इसमें जो है प्राथमिक में और भी शामिल किए जाते हैं, जैसे अमोनिया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, ये सब आते हैं प्राथमिक में। तो ये ओजोन है, ये द्वितीयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट सवाल देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? देखिए, कपास की जो डस्ट होती है, कपास की जो धूल होती है, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? ये होती है बिसेनोसिस, ये तो ऑलरेडी सुमेलित है। गन्ने की धूल से जो होती है बीमारी, वो होती है कौन सी? बैगोसोसिस, ठीक है, बैगासोसिस ये है। और सिलिका से होती है सिलिकोसिस, और कोयले के कण से होती है एंथ्राकोसिस। तो अब आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितने डेसिबल तक की ध्वनि या जो साउंड है ये मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, या कितनी रेंज तक ध्वनि जो है मनुष्य सुन सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डेसिबल। देखिए, 70 डेसिबल से कम आवाज़ जो है मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। लेकिन अगर 85 डेसिबल से अधिक आवाज़ को 8 घंटे तक लगातार सुना जाए तो सुनने की क्षमता हमारे कानों की कम हो जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 डेसिबल की आवाज़ मनुष्य के लिए ज़्यादा समय तक सुनना नुकसानदायक मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है? अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, इसको आप कहते हैं CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा या ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ हीमोग्लोबिन के अंदर ये घुल जाती है, और इसकी संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से 300 गुना ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो है मनुष्य में सांस लेने में समस्या पैदा हो सकती है, उसकी मनुष्य की मृत्यु भी इसमें हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक्चुअली, इसको हम एक दूसरा नाम भी मिलता है दम घोंटू गैस। तो दम घोंटू गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। और यही जो है हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन से 300 गुना इसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, एक और अच्छा क्वेश्चन है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के कम होने के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी भी प्लेस पर जीव जंतुओं का पाया जाना, वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, सभी तरह के पेड़ पौधों का पाया जाना, वही क्षेत्र कहलाता है बायोडाइवर्सिटी रिच, या फिर यहाँ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता यहाँ सर्वाधिक है। उन क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधों की अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, सारे अलग अलग किस्म के, और अलग अलग तरह के जीव जंतु जानवर हों, वहाँ बोलते हैं हम कि यहाँ जैव विविधता ज़्यादा है, उस क्षेत्र में बोलते हैं। तो उसी को देखते हुए अगर कभी जब जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तब यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, हो सकता है ये सर्वाइव ना कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि उस क्लाइमेट जो पहले से यहाँ एग्जिस्टेंस में थी उसी के अनुरूप वो वहाँ रह रहे होते हैं, ठीक है। और अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो ये इनके कम होने का एक कारण कही जाती हैं। आवासों का विनाश, अगर मान लीजिए ये जंगल वाला एरिया, बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पर हैं, इन जंगलों को हम काटने लगें तो भाई ये तो नेचुरल जो हमारे जीव जंतु हैं इनका आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, ये प्राकृतिक निवास स्थान है, इनको ही खत्म कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये एक तरीके से जैव विविधता कम हो जाएगी। जैव विविधता कम होने का मतलब है कि यहाँ से पेड़ पौधों की संख्या कम होना, जीव जंतुओं की संख्या में कमी आना। आवासों का विनाश कर देंगे तब भी ये कम हो जाएगी, ठीक है। जैव विविधता, विदेशी प्रजातियाँ आ जाए, मान लिया दूसरी प्रजाति के जानवर यहाँ पर आ गए इसमें, और जो पहले से रह रहे जीव जंतुओं को मार कर खाने लगे, तो इस तरह से भी यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो ये सारे ही फैक्टर हैं क्या हैं
जो जैव विविधता को कम करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने, कि एक ना एक ज़रूर पूछा जाता है इसमें से। तो साल 2002 में इसको पारित किया गया था, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को। इंग्लिश में इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। ये 2002 में आया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला सवाल है, पौधे अपनी जड़ों के द्वारा फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? जिस तरह से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे मिट्टी से, उसी तरह से पौधे अपनी जड़ों के द्वारा फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, एशियाई सिंहों का घर या एशियाटिक लायन का जो एक तरीके से हैबिटेट है, वो किस अभयारण्य को कहा जाता है? तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि विच सेंचुरी हैज़ बीन नोन एज दी अबॉर्ड ऑफ द एशियाटिक लायंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए, एशियाई सिंहों का जो घर कहा जाता है, एशियाई सिंहों का जो घर कहा जाता है वो है गिर अभयारण्य। ये देखिए गिर सेंचुरी है ये, और ये कहाँ पर है? इसको इसको बाद में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, नेशनल पार्क इसको बनाया गया था साल 1973 में। अब ये कहाँ पर है? गा से गुजरात, गा से गुजरात, ये बहुत पूछता है इसको, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य और मानस अभयारण्य, ये दोनों जो हैं असम के अभयारण्य हैं, इनको भी याद रखिएगा। इनके लोकेशन आपसे पूछता है स्टेट, ये गुजरात में है गिर अभयारण्य। ठीक है, और पेरियार अभयारण्य को याद रखिएगा, पेरियार रिवर है कहाँ? केरल में, पेरियार रिवर से ही याद रखिएगा, पेरियार अभयारण्य भी केरल में ही है। तो ये लोकेशन वाइज पूछता है किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, और अभी यहाँ पर एक टाइटल के साथ पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो घड़ियाल हैं उनकी घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका नेशनल पार्क में घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसको याद रखिएगा, ये उड़ीसा के अंदर है, ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पर भारत में घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र इसके अलावा और भी हैं, गुंडी राजस्थान, ठीक है, उद्यान है ये भी एक, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य में भी हैं, कई सारे हैं, बट यहाँ पर जो है सर्वाधिक पूछा हुआ है तो भितरकनिका है। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल आपके लिए है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, दिवस वाले क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें आपको दिवस को मैच करना है उनकी तिथि से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और अगर हम बात करें विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। और लास्ट वन है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, सदाबहार वनों की क्या फीचर हैं, क्या विशेषता होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट की? तो घने वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं, सॉरी यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पूछे हुए हैं, तो ये हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किया था। ये बहुत ही वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने वन होते हैं, और यहाँ पर वृक्षों की बहुरूपता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो घने वन और वृक्षों की बहुरूपता जो है सदाबहार वनों की एक विशेषता है। तो सदाबहार वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट में है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर है। इनमें जो है कौन कौन से एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं? जैसे ताड़ का वृक्ष होता है, महोगनी है, रोजवुड है, नारियल है, एबोनी है, आबूनस है, इस तरह के पेड़ यहाँ उगते हैं। तो जबकि कम लंबे वृक्ष और जो खुले वन जो हैं पतझड़ वनों की विशेषता, अगर आपसे पूछे पतझड़ वनों की विशेषता क्या है, तो कम लंबे वृक्ष होते हैं उसमें, और खुले वन जो होते हैं वही पतझड़ वनों की विशेषता में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इनमें से कौन से नहीं है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अगर आप बात करें लानोस की, कैंपोस की और पार्कलैंड की, ये तीनों उष्ण कटिबंधीय घास हैं, ट्रॉपिकल आप कह सकते हैं इनको, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहे जाते हैं ये तीनों। अगर हम पंपास की बात करें, तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो अमेरिका और अर्जेंटीना में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम लानोस की बात करें तो ये वेनेजुएला में पाई जाती है, और वेनेजुएला और कोलंबिया में। कैंपोस जो है ये ब्राज़ील में पाई जाती है, और पार्कलैंड अफ्रीका में पाई जाने वाली ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं पंपास, जबकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो अमेरिका और अर्जेंटीना में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार की उपमा
दी गई है। विच जोग्राफिकल एरिया हैज़ बीन गिवन दी मेटाफर ऑफ दी रिजर्व्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। अब देखिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, इनको याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जैव विविधता का भंडार भी इनको बोला जाता है। यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों के कारण जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, उनका ज़्यादा विकास होता है इस तरह के वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसीलिए जैव विविधता के भंडार की संज्ञा इनको दी जाती है। जो प्रवाल भत्तियाँ होती हैं, जो कोरल रीफ होती हैं, इनको समुद्रों के वर्षावन कहा जाता है। इनको समुद्रों का वर्षावन कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। और विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर किस तरह से घटती है, बढ़ती है या सामान्य रहती है। तो ये है नॉर्थ पोल, ये है पृथ्वी का नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। और यहाँ पूछा है भूमध्य रेखा, ये रही भूमध्य रेखा जिसे आप कहते हैं इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती, काल्पनिक रेखाएं हैं। अब यहाँ से आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बोला है वायुमंडल में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब आप जाते हैं, ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ ध्रुवों की तरफ जब आप आते हैं तो इस समय जलवाष्प जो वाटर वेपर की मात्रा में क्या फ़र्क पड़ता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है वो 0 से लेकर 5% के बीच में रहती है। तो ये जो वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ कहाँ से आती है, एक तो जो जलाशय होते हैं जैसे महासागरों का जल है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा या सनलाइट में जो है वेपर बन के उठता रहेगा, ठीक है। वनस्पति से जो मृदा का जल है और नमी के कारण जो वाष्पीकरण होता है उससे ये बनती रहती है। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, याद रखेंगे, घटती जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जो सूची नीचे दी गई है इनको आपको मैच करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले दिए हुए हैं, वो किस काम के लिए फेमस हैं ये आप जानते भी हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। अब अगर हम बात कर रहे हैं पहले, देखिए इसमें फर्स्ट वन देखिए सहारनपुर, निम्नलिखित जगहों में से कौन से सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें अभ्यारण्य दिए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य हैं, सेंचुरीज़ हैं, ये बताना है आपको इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। अगर इसमें डी ऑप्शन देखोगे, कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये पीलीभीत में नहीं है, ये कहाँ पर है, बहराइच में है, इसको याद रखेंगे, ये बहराइच में है ना कि पीलीभीत में, तो ये मैच नहीं है। अगर आप बात करें किसकी, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट, ये बाकी ऑलरेडी मैच्ड हैं। अब नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर अवस्थित। इंग्लिश में इसका नाम इस तरह से आता है, वेयर इज द कल्चर सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला है। देखिए आप देखते होंगे जल या फिर वायु के साथ साथ में मृदा जो मिट्टी होती है, इसके मिट्टी कट के बहने लगती है या फिर उड़ने लगती है, इसको हम बोलते हैं या तो जल के माध्यम से मिट्टी कट के बही हो या फिर उड़ी हो या वायु के माध्यम से, इसे बोलते हैं हम मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। अर्थात मिट्टी को अपने स्थान से बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो ये सॉइल इरोजन दो प्रकार का होता है, पहला होता है जलीय अपरदन, दूसरा होता है वायु अपरदन। तो उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन में दो इसमें इसके जो क्रम में आते हैं, एक तो आसफाल अपरदन है, परत अपरदन है, एक रील अपरदन है और एक अवनालिका अपरदन है। तो ये मृदा अपरदन का एक क्रम है, ये एक स्टेज है। अब जैसे हम मृदा अपरदन की बात कर रहे थे तो आसफाल अपरदन में क्या होता है, इस प्रकार के अपरदन में जो बारिश होती है, बारिश से जो कीचड़ बन जाती है और मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है उसकी मेन मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं, तो इसको आसफाल अपरदन बोलते हैं। दूसरा था परत अपरदन, इस अपरदन में जो बारिश होती है वर्षा के द्वारा जो मृदा के या मिट्टी के जो कणों का ह्रास और उनका एक तरीके से टूट जाना, एक निर्धारित एक अपवाह चैनल में प्रभावित हो जाना एक तरीके से, ये कहलाता है परत अपरदन। रील अपरदन में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित छोटी छोटी जलधाराओं से जो मिट्टी कटती है उसी को बोलते हैं रील। और अवनालिका जो अपरदन है, अवनालिका अपरदन में थोड़ा सा या फिर अधिक ढालों पर जो खेत होते हैं उनमें जो अपरदन होता है वही कहलाता है अवनालिका अपरदन। ये अवनालिका इसमें यू आकार की या वी आकार की होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में यमुना और जो चंबल वाला क्षेत्र है यानी इटावा,
इटावा में जो है अवनालिका अपरदन से बहुत ज़्यादा प्रभावित इसको माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या आरटीआई एक्ट आप जानते हैं, 2005 में ये आया था। और प्रदेश में जो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना 14 सितंबर 2005 को की गई थी। इसको भी याद रखिएगा वर्ष को, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ष भी। और इसके जो प्रथम सूचना आयुक्त थे उत्तर प्रदेश के, राज्य के या उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे MS खान, याद रखिएगा MS खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाए तो बोतल टूट जाती है। जब किसी बोतल में आप पानी भर के रख दो, फ्रीज में डाल दो उसको, इसको जमने के लिए छोड़ दो, तब क्या होता है उसमें, ऐसा क्यों होता है, बोतल टूट जाती है? तो जब बोतल में पानी भरते हैं और उसे जमने के लिए रख देते हैं तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर जो है फैलता है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। तो जब द्रव की अवस्था चेंज होती है, जब पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था यानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे वायु के जो पैकेट्स बन जाते हैं उसके अंदर बर्फ के, और जिससे वो जगह बढ़ जाती है और इस तरह से घनत्व कम हो जाता है। जबकि बोतल का आयतन तो पहले जैसा ही है, जितना उसमें आपने पानी भरा था, तो बोतल का आयतन स्थिर रहता है और जिसकी वजह से ये बोतल फट जाती है। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? जो हमारा हृदय है, हमारा हार्ट है, इसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। पोटेशियम के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? ये एक्चुअली इसमें अनाज हैं, फल सब्जियां, मांस मछली, ये सब पोटेशियम के सोर्स होते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो ब्लड प्रेशर, जो एक्चुअली जो रक्तदाब है, सोडियम जो है रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और ये वाटर यानी पानी का भी संतुलन बनाए रखता है। और नेक्स्ट देखिए, जो आयरन होता है, आयरन जो है लवण से जो है रक्त का हीमोग्लोबिन बनाता है वो, ठीक है, उसको भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखें, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातुएं हैं? कौन सी इसमें से कठोरतम धातुएं हैं? ये इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पृथ्वी में या फिर आप कह सकते हैं प्रकृति में उपलब्ध जो सबसे कठोरतम तत्व है वो माना जाता है किसको? हीरे को। हीरे के बाद में नंबर आता है प्लैटिनम का, ठीक है, प्लैटिनम का सेकंड नंबर है। अब कठोरता के आधार पर सबसे ज़्यादा कठोर धातु कौन सी होगी? हीरा। उसके बाद नंबर आता है उसके बाद में नंबर आता है किसका? प्लैटिनम का। लेकिन ये तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अगर आप वैसे देखेंगे हीरे के बाद में, तो हीरे के बाद में टंगस्टन के बाद में आएगा टाइटेनियम के बाद में आएगा रेडियम के बाद पैलेडियम, फिर आएगा प्लैटिनम, ठीक है, फिर निकल, फिर ब्रॉन्ज, फिर कॉपर, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर चलते जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कई बार इसको पूछा हुआ भी है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ये प्रोटीन होते हैं एक्चुअली, ऐसे ही पूछता है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं, पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को और आसान बना देते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स जैसे टाइलिन है, माल्टोज है, HCl है, टेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है, माइलेज है, पित्तरस, ये सब क्या है? ये एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, विटामिन वाला, ठीक है। विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। और इसमें विटामिन के जो प्रकार होते हैं उनमें पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो याद रखेंगे, जल में जो घुलनशील विटामिन हैं वो कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी, ये दोनों जल में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। अगर आपसे वसा यानी फैट सॉल्यूबल आपसे अगर पूछेगा विटामिन कौन से हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ADE के ये वसा में घुलनशील हैं, BC ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये आविष्कार किसने किया था? ये फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, सर्वदाता वह व्यक्ति होता है जिसका रुधिर वर्ग, किस व्यक्ति का या कौन सा व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है जिसका रुधिर वर्ग? अब देखिए, रुधिर वर्ग के लिए ब्लड ग्रुप के विषय में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी, ठीक है। ये आपको पता है, लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की जानकारी दी थी और इन्होंने ही जो है 4 ब्लड ग्रुप्स 4 समूहों में बांटा था। कौन कौन से थे? ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। जो ब्लड ग्रुप O है वो किसी भी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता ग्रुप या यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर D सही रहेगा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? ये लैंडस्टीनर, ये भी आप जवाब दे सकते हैं।
अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर एसिड दिए हुए हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हैं। यानी लैक्टिक एसिड की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए, आप एसिड्स का कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी यूज़ होता है। जैसे खट्टा दूध आपने ज़रूर देखा है, खट्टा दूध जो है, खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सिरका अचार आपने ज़रूर खाया, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अलग से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड और सिरके और अचार में एसिटिक एसिड होता है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अंगूर के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड होता है, सेब के अंदर, एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड, नींबू और नारंगी के अंदर होता है साइट्रिक एसिड, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, चींटी के डंग में होता है मेथेनोइक एसिड, बिच्छू के डंग में होता है मेथेनोइक एसिड। इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर पहले बात करें एनीमोमीटर की, एनीमोमीटर वायु की शक्ति, वायु की गति मापने वाला यंत्र है, ये मैच्ड है। अमीटर जो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। टैक्योमीटर की बात करें, टैक्योमीटर जो सर्वेक्षण में दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए किया जाता है टैक्योमीटर, ना कि दाबांतर के लिए, ये मैच नहीं है। पायरोमीटर की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर को मापने वाला एक यंत्र है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा भी और भी पूछता है फेदोमीटर, फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। और गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। ये भी आपको सब करवाए जा चुके हैं। हमने कुछ 5 लेक्चर लिए थे, 5 क्वेश्चंस के सीरीज़ की थी विज्ञान की, उसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप, अंगार गैस या वाटर गैस, इसमें से किसका मिश्रण होती है। क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया है आपको। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अगर आप देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है आणविक मिश्रण ही कहलाता है क्या, भाप, अंगार गैस या वाटर गैस। नेक्स्ट सवाल है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने करवाया था आपको, ये है टेट्रा इथाइल लेड। तो ये है टेट्रा इथाइल लेड है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, गति प्रेरक जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है। इस पेस मेकर का कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 124 में हम बात कर रहे थे पेस मेकर की। तो जो मनुष्य का हृदय है उसमें एक मानव शरीर का एक प्राकृतिक पेस मेकर होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइनस नोड। ठीक है, साइनस नोड अगर अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो इसमें जो हमारे हृदय की जो गति है, जो हृदय हमारा धड़कता है, उसकी लय जो है एक तरीके से रुक जाती है। तो ऐसे में एक आर्टिफिशियल पेस मेकर इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं, जिसकी हम बात करें गति प्रेरक या पेस मेकर कह रहे हैं इसको। ठीक है, तो गति प्रेरक या पेस मेकर एक ऐसा चिकित्सा उपकरण है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से जो हमारे हार्ट है, हार्ट की गति अगर कम हो जाती है उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब कभी हमारा हृदय अच्छे से काम नहीं करता तब हमें पेस मेकर इम्प्लांट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो हृदय की जो स्पंदन है, हृदय स्पंदन को समंजित करना, ये हिंदी में इसको बोलेंगे, बट इंग्लिश में इसको बोलेंगे टू इंक्रीज पल्सेशन ऑफ द हार्ट। इसको बोलेंगे टू इंक्रीज पल्सेशन ऑफ द हार्ट, हृदय स्पंदन को समंजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। तो ये है बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकस। बैसिलस, इसका एक ऑप्शन ए है, ये बैसिलस होगा। ठीक है, बैसिलस मेगाथेनियम माइकोसस, ये एक बैक्टीरिया है। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, तंबाकू जो पत्ती है, तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। और इसकी जो लंबाई है इस मूर्ति की, देखिए, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है इसको आप कर लेंगे, ई ऑप्शन कर लीजिएगा, 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, राम बी सुतार नाम के मूर्तिकार हैं। ठीक है, राम बी सुतार, याद रखिएगा, राम बी सुतार नाम के एक मूर्तिकार थे, इनके द्वारा किया गया था। और ये पूरे विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात के
वडोदरा के पास में नर्मदा जिले में, नर्मदा में जो है, नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, यहीं पर इसको बनाया गया है। और 31 अक्टूबर को जो है हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, ये हैं सुनील अरोड़ा। ऑप्शन बी सही है। इनके एक हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर में कौन कौन से हैं? एक है अशोक लवासा, एक सुशील चंद्रा है। याद रखेंगे, अशोक लवासा, सुशील चंद्रा इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देखिए 54वें की बात चल रही है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमिताभ घोष को। इसको याद रखेंगे, अमिताभ घोष को मिला था 54वां। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है जब अंग्रेजी भाषा के किसी लेखक को ये पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ 54वां नहीं आएगा, ये 2018 की बात थी, लेकिन अब आएगा 2019 में। 2019 में दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मलयालम कवि हैं, ये मलयालम कवि हैं अकित्तम अच्युतन नंबूद्री। ये हम करवा चुके हैं आपको, अकित्तम नंबूद्री को, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इस नाम को आप, अकित्तम नंबूद्री, इनको मिला है 55वां ज्ञानपीठ नंबूद्री। चलिए इस मॉक टेस्ट में हम टेस्ट सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है आज। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।